देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे टाइगर जयराम की गिरफ्तारी कहीं उनकी मुश्किल न बढ़ा दें भारी। इस बीच जिस तरह से JBKSS के कार्यकर्ताओं के बीच पुलिसिया कार्रवाई को लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है कल जयराम महतो के नामांकन के बाद से, और उसके बाद जब जयराम महतो वहां से निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं, और उसके बाद जिस तरह से उनके 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद से JBKSS कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस बीच जो मामले थे, जिन मामलों को लेकर नगरी थाना की पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो गई थी, उस मामले में उनको बेल नहीं मिला है। हालांकि ये लगातार बातें आ रही थी कई मीडिया में भी और कई जगहों पर भी कि वो नगरी थाना का जो मामला था उसको वो अपने जो नामांकन फाइल किए हैं उसमें उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। टाइगर जयराम महतो ने नगरी थाना कांड संख्या 48/22 का जिक्र अपने नामांकन पत्र में किया है। जितने भी मामले थे उसमें एक मामले को छोड़कर, जैसा कि संजय मेहता जो उनके प्रत्याशी हैं हजारीबाग से, उनसे जब मेरी बात हुई, लॉयर भी हैं वो, तो उन्होंने कहा कि सभी मामले में बेल हो चुके थे इनके, सिर्फ और सिर्फ जो था वो नगरी का मामला था जिसमें बेल नहीं हुआ था। इस बीच कई तरह की चर्चाएं टाइगर जयराम को लेकर पूरे राजनीतिक गलियारे में जोरों पर है। छात्र आंदोलन से उपजे इस नेता के बारे में जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं, वो कह सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने कुछ ही समय में अपने आप को झारखंड और झारखंडी लोगों के बीच में काफी महत्वपूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित कर लिया था। अब क्या होता है कि अब चर्चा ये हो रही है कि टाइगर जयराम महतो पुलिस से समय लिए जनसभा करने के लिए, और वो जनसभा करने गए और वहां से जो है सो घेराबंदी करके उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया और वो वहां से फरार हो गए। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में साफ साफ उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये लिखा जा रहा है वो फरार नहीं है, गलत ये चीज़ें बयां की जा रही है, गलत बातें आ रही हैं, फरार हो गए हैं। लेकिन इस बीच पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया उसमें केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान हैं जिनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद संजय महतो हैं एक JBKSS के नेता, उनको गिरफ्तार किया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं रिजवान अंसारी, इनको गिरफ्तार किया गया। ये रिजवान क्रांतिकारी भी लिखते हैं। और विक्रम रवानी, इनको गिरफ्तार किया गया। एक और कार्यकर्ता है, उनको अभी जेल नहीं भेजा गया, अभी उनको थाने में ही हिरासत में रखा गया है। तो 5 लोग जो है सो पुलिस की गिरफ्त में हैं अभी। और इस बीच जिस तरह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, जो कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर के, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि जो फरजान खान के भाई का बयान आया है कि रात के 3 बजे पुलिस आती है, किवाड़ तोड़कर उनके घर घुसती है, उनके भाई को गिरफ्तार करके ले जाती है, कोई सूचना नहीं पुलिस का, और जिस तरह से रात के अंधेरे में आकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है वो कहीं से उचित नहीं है। और उन्होंने इस पुलिसिया कार्रवाई की भर्त्सना की है। पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी इस पुलिसिया कार्रवाई की भर्त्सना की है। बहरहाल बोकारो पुलिस, रांची पुलिस और धनबाद पुलिस तीनों के द्वारा जो है सो छापेमारी अभियान लगातार जारी है जयराम की गिरफ्तारी को लेकर। जयराम अभी तक जब ये शो शुरू हो रहा है, शो शुरू होने तक जयराम गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये जयराम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके 5 कार्यकर्ताओं को, 5 पदाधिकारियों को, JBKSS के 5 पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या जयराम महतो का नामांकन रद्द हो जाएगा? इस तरह की भी बातें आ रही थी। और जब ये बातें आनी शुरू हुई तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि इसका सटीक उत्तर लिया जाए। और मैंने झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार जी को फोन लगाया। राजीव कुमार जी ने कहा कि जब नामांकन फाइल हो चुका है
तो सिर्फ बचता है स्क्रूटनी का डेट, और स्क्रूटनी में अगर सारे उनके द्वारा दिए गए कागजात सही पाए जाते हैं तो किसी भी कीमत पर उनके नामांकन को रद्द नहीं किया जाएगा। यानी एक जो चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि नामांकन रद्द कर दिया जाए, वो तभी संभव है जब स्क्रूटनी में उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, वहां पर जो जो शपथ पत्र दायर किए हैं, उस शपथ पत्र में अगर इन्होंने कुछ गलत दायर नहीं किया होगा तभी इनके ऊपर इनके नामांकन को रद्द किया जाएगा। अगर गलत दायर नहीं किया होगा उन्होंने, सब कुछ सही होगा, तो उनका नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार जी ने लाइव 7 से बातचीत के क्रम में बताया। और उन्होंने कहा कि इस तरह के कई लोग होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कई काम करने वाले लोगों पर केस होती है। अब वो है कि वो केस किस पोजीशन में है, किस रूप में है, और कोर्ट में मामला चल रहा है या बेल में है, ये सारा कुछ देखने के बाद, लेकिन तथ्य जो होते हैं वो तथ्य उनको सही सही देना होता है, किस पोजीशन में उनका केस है। वो सारे तथ्य अगर सही हैं तो उनके नामांकन को कोई नहीं रद्द कर सकता है इस बिना पर। तो साफ है कि अब स्क्रूटनी के दौरान क्या कुछ पाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा कि जो स्क्रूटनी में जयराम महतो ने अपने जो जो भी शपथ पत्र दायर किए हैं, जितने केस का जिक्र किया है उन्होंने, इसके अलावा कोई मामला बनता है या उस केस के संबंध में जो लिखे हैं कि कितने में उनको बेल मिली है, किस में बेल नहीं मिली है, तो ये सारा कुछ उसमें तय होगा। बहरहाल जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो दृश्य जो है सो वो अब धीरे धीरे जो है सो JBKSS के कार्यकर्ताओं के बीच में जो आक्रोश है अपने नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के, और इसके अलावा जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई है उन सारे चीज़ों को लेकर के, तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के बाद अब JBKSS के कार्यकर्ताओं का अगला रुख क्या होता है। और इस बीच में हमारे साथ संजय मेहता जी जुड़ चुके हैं जो हजारीबाग से प्रत्याशी हैं। संजय मेहता जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। संजय मेहता जी, आप प्रत्याशी तो हैं ही, पार्टी के बड़े नेता भी हैं, आप अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो एक सवाल, साथ ही साथ एक वकील भी हैं आप। पहला सवाल जो मेरा रहेगा, जैसा कि मुझे राजीव कुमार जो अधिवक्ता, आप जान रहे होंगे राजीव कुमार जी को, झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जो मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी में अगर कोई गलत हलफनामा दायर नहीं हुआ होगा, स्क्रूटनी में जो जांच होगी, जब स्क्रूटनी की जाएगी जब नामांकन फॉर्म की, तो उनकी जो आज चर्चा हो रही है, क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आप ही के कार्यकर्ताओं के बीच भी ये चर्चा हो रही है, क्या होगा, नामांकन रद्द होगा कि क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग इस चीज के टेक्निकल पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं, जो एक वकील समझ पाएंगे, आप भी समझ सकते हैं, हमको भी जानकारी लेनी पड़ी कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें आपके हिसाब से नामांकन वाले में? देखिए, नामांकन जब आप इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को पढ़ेंगे जी, तो इलेक्शन कमीशन अपने दिशा निर्देश में साफ तौर पर ये कहता है जी कि जो भी नामांकन दर्ज करा रहा है, अगर वो कन्विक्टेड है किसी मामले में जी, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है जी। लेकिन मामला अंडर ट्रायल है, वो सिर्फ एक्यूज्ड है, जी तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। जी, बिल्कुल। तो हमारे जो नेता हैं जयराम महतो जी, वो किसी भी मामले में कन्विक्टेड नहीं है जी सभी मामला अभी अंडर ट्रायल है, तो वो चुनाव लड़ने के योग्य है जी। तो लेकिन जो नगरी वाला मामला था जिसको लेके पुलिस गई थी, वो क्या है, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दीजिए, आप खुल के बताइए, क्योंकि कई तरह की दुविधाएं हैं। आप क्योंकि वकील भी हैं, कार्यकर्ता भी है, पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, नगरी वाले मामले में पुलिस जो गई थी, ये कितना उचित था? देखिए, आमतौर पर आप भी जानते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुआ है जी, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने गाइडलाइन में साफ तौर पर कहती है कि जिसके ऊपर FIR दर्ज हुआ उसको ऑफिशियल एक इंटीमेशन होना चाहिए, 41 का नोटिस होना चाहिए उसको। जी। इस मामले में जो हम लोगों तक जानकारी है कि 41A का उनको नोटिस दिया ही नहीं गया कभी, और पुलिस ने कहा कि हम NBW लेकर के आए हैं, नॉन अवेलेबल वारंट है आपके खिलाफ और हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक स्थिति यहाँ पर पैदा हुई कि आखिर जब चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन वो करने गए हैं, उसी वक्त ये सारी चीजें क्यों की जा रही है जी। अगर NBW जब इशू हुआ था तो क्या कल के ही डेट में इशू हुआ था, तुरंत पुलिस इतनी तीव्रता से काम करने लगी, या NBW इससे पहले भी इशू हुआ था जी। तो इससे पहले आप वारंटी को कभी क्यों नहीं सर्च किए? अगर वारंट पहले जारी हुआ है
तो आप वारंटी को सर्च करेंगे ना। जी बिल्कुल। लेकिन जब नॉमिनेशन हो रहा है उसी वक्त आप कह रहे हैं कि हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया को करने के तरीके में ये ऐसा पता चलता है कि ये कुछ मतलब पार्शियलिटी हो रही है, या किसी के प्रभाव में ये ऐसा कुछ किया जा रहा हो, किसी का दबाव हो। तो आप लोग किसका प्रभाव मान रहे हैं? क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का जो सोशल मीडिया पे लगातार कमेंट्स आ रहा है उसमें साफ तौर पर जो दिखाया जा रहा है कि ये दबाव है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ ही हमारे नेता का आंदोलन उग्र हुआ था। देखिए निश्चित तौर पर वैसे लोग घबराए हुए हैं हम लोगों के आंदोलन से कि जो लोग लगातार ये दावा करते हैं कि हम झारखंड की राजनीति में बहुत स्थापित नेता हैं जी, तो या फिर स्थापित राजनीतिक दल हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड और झारखंडियत की बात को लेकर जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तो इस तरह के हमारे मुद्दों के साथ जब जनता खड़ा हो गई बहुत ही शिद्दत के साथ, जी, तो एक बहुत बड़ा तबका है जो झारखंड में राजनीति कर रहा है, राजनीतिक दल बना के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव राजनीति कर रहे हैं। वैसे लोगों को लगा कि हमारी कुर्सियां खिसक जाएगी, तो वैसे लोगों ने एक साजिश रची है। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ हुआ है। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान को जेल भेजा गया है, हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, और हमारे कार्यकर्ता संजय कुमार महतो हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से लगातार हमारे साथियों पर दबाव बनाया जा रहा है। और कल और भी दो थे ना संजय जी, और भी दो थे। जी जी जी, विक्रम रवानी जी, एक विक्रम रवानी है हमारे, और एक सुदीप कुमार को पुलिस ने थाने लाया है जी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सारे नौजवान लोग बहुत साधारण पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं जी, और जब साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके हम लोग लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो आज हम लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए हैं, और वैसे लोगों की किरकिरी बन गए हैं जो राज्य को सिर्फ लूटना जानते हैं। तो आज वो लोग हम लोगों को साजिश के तहत फंसा रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि ये लड़के हैं, नौजवान हैं, इन लोगों को थोड़ा अगर लीगल तौर पर परेशान करेंगे तो ये लोग चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लेंगे। लेकिन हम साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों ने संघर्ष करना ही सीखा है, संघर्ष के बुनियाद पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो संघर्ष के रास्ते से तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि हमारे लिए अभी थोड़ी स्थितियां विकट है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे नेता को, जयराम जी को अगर डिटेन भी किया जाता है, उनको जेल भी भेजा जाता है, तो जेल से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन तो हो चुका है। लेकिन फरार होने की क्या आवश्यकता थी संजय जी? जब आप जेल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर सभा में जाकर के वहां से चुपके तरीके से निकल जाना, पुलिस की घेराबंदी करना, ये कहाँ से उचित मानते हैं? नहीं, फरार नहीं हुए। दरअसल हुआ क्या कि वहां पे लगभग 40,000 से 45,000 की क्राउड थी जी, और उस क्राउड से पुलिस उन्हें अरेस्ट करना चाहती थी जी। तो वहां पे स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता जी, जनता बहुत भावुक हो गई थी। उस कारण से हम लोगों ने कहा कि आप थोड़ा वक्त दीजिए हम लोगों को। और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि फिर इस तरह का लगातार दबाव बनाया जाने लगा। फिर उस मामले को लेकर के एक और नया एफआईआर दर्ज हुआ, ऐसा सूचना मिली हम लोगों को, जिस मामले में अभी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा लगा कि पुलिस का जो दबाव है, जो जुल्म है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हमें अपने नेता को सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो फिर भी हम लोग ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग अदालत की अवमानना बिल्कुल नहीं करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग भी कोर्ट मूव कर चुके हैं उस मामले को लेकर के जी। तो जैसे ही हम लोगों को वहां से राहत मिलती है फिर आगे का देखते हैं क्या कुछ रास्ता हो सकता है। तो क्या आशंका थी जो आप लोग पुलिस के पास नहीं आकर के अपने नेता को अलग किए पुलिस से? क्या ऐसी आशंका आई थी? नहीं, आशंका नहीं आई। वहां से जब वो निकले कार्यक्रम स्थल से जी, तो वो दूसरे कार्यक्रम स्थल के गांव की तरफ चले गए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद बहुत रात्रि हो गई थी, तो इस कारण से लोगों को लगा कि वो ट्रेसलेस है, लेकिन वो ट्रेसलेस नहीं है, वो अभी भी सबके संपर्क में है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे साफ तौर पर कि जब कोई ऐसी बात थी कि उनके खिलाफ वारंट था, तो पहले एक सूचना उनको, जहां तक सूचना मिली है कि ये वारंट 7वें महीने में इशू हुआ है। अच्छा, मतलब जुलाई महीने में? हाँ, और आज उस पर कार्रवाई हो रही है। ये मामला मार्च 2022 का है। 22 का जी। रांची के नगड़ी थाना का मामला है, 4822 कांड संख्या है। तो
तो सवाल ये है कि इतना पुराना मामला था, अगर सब चीजें चल रही थी, अपनी कानूनी कार्रवाई चल रही थी, तो कम से कम आप आरोपी को एक लीगल उनको इंटीमेशन तो देते। तो ये इस तरह से लगता है कि बहुत एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, हम लोगों को डराने की कोशिश हो रही है कि हम लोग चुनावी राजनीति से अलग हो जाएं और इन लोगों का रास्ता साफ हो जाए। ये 5 नेता को जो अरेस्ट किया गया है, जो पुलिस हिरासत में लिया गया है, जी जी रात्रि में, जो जैसा कि फरजान के भाई का बयान आया हुआ है कि रात के 3 बजे पुलिस आती है, घर का दरवाज़ा तोड़कर हम लोगों का, हमारे भाई को ले आती है, मेरे मोबाइल को भी साथ में ले जाते हैं, ये कानूनन कहाँ उचित है? ये बिल्कुल बर्बरता है सर, जुल्म है। अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ी बर्बरता है, पुलिसिया जुल्म है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जा रही है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े कोई साजिश का हम लोग शिकार हो रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है झारखंड के अंदर, जो लोग हम लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा JBK-SS का? अभी फिलहाल तो हम लोग जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, तो अभी जयराम जी का जो और भी सेट बचा हुआ है, उस सेट को हम लोग डालेंगे जी, और उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पहले हम लोग स्क्रूटनी में तक सफल करते हैं जी। और उसके बाद चुनावी राजनीति में जिस तरीके से हम लोग अपना नामांकन किए हैं, वो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सारे प्रत्याशी जहाँ हैं, और हम अपने पार्टी में अपने जो हमारे नेता लोग जेल गए हैं उनको हम लोग तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे। कितने सेट में कल नामांकन किए थे जयराम जी? उन्होंने 3 सेट में किया है कल 3 सेट में किया। आगे और कितने सेट करने हैं? 1 सेट और करना है। 1 सेट और करना है। लेकिन आपका जो एरिया जो देखा गया, जो हम लोग एज अ पत्रकार समझ रहे थे, वो धनबाद से शुरू होकर के आपका रांची तक आ रहा था, जो क्षेत्र था, ये पूरा गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, ये क्षेत्र था पूरी तरह से। हाँ। ठीक है, मूल रूप से जो भाषाई आंदोलन की उपज जो हुई थी, इन्हीं क्षेत्रों से निकली थी भाषाई आंदोलन, जो जयराम लेके आगे निकले थे। जी। तो इस क्षेत्र में आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जिनको जयराम का भय सता रहा था? सर, मैं इसका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन आप लोग राजनीतिक तौर पर विश्लेषक हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि अभी की परिस्थितियों में ये सारी झारखंड की पूरी जनता जान रही है कि हम लोग किन लोगों को चुनौती पेश कर रहे हैं, किन लोगों को हम लोगों से नुकसान हो रहा है, कौन लोगों की कुर्सी खिसक रही है, किसका वोट बैंक खिसक रहा है। ये सारी चीजें बतौर पत्रकार आप भी समझ सकते हैं और आम जनता भी समझ रही है। बहुत कुछ अभी हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ अभी यही चाह रहे हैं कि अगर झारखंड की राजनीति में साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके साधारण नौजवानों ने, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया, तो थोड़ा लिबरल अप्रोच रखते हुए एक डेमोक्रेटिक एटिकेट्स का, एक डेमोक्रेटिक मैनर का पालन किया जाना चाहिए था और चुनावी राजनीति में इस तरीके से किसी को चुनाव लड़ने में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए था। ठीक है, उसका रास्ता लीगल है, लेकिन इंटेंशन रॉन्ग है, ये इस पर हमारी आपत्ति है। लेकिन एक सवाल इससे थोड़ा सा अलग हट के मैं करूंगा, क्योंकि आप पार्टी के मतलब 10 बड़े नेता अगर आपके पार्टी में, उसमें से आप एक हैं, आप कैंडिडेट भी हैं, लॉयर भी हैं, कि जो धनबाद में आपने कैंडिडेट दिया उसको लेकर के काफ़ी मरमरिंग हो रही थी और ये भी आरोप लग रहे थे कि वहां पर ढुल्लू महतो के कहने पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया है। नहीं, ऐसा क्या है, कोई दूसरे पार्टी के नेता हमारे पार्टी का फैसला क्यों करेंगे, ये कहने वाली बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये जी, 14 सीटों पर 28 कैंडिडेट अगर इंडी अलायंस का देखते हैं और इंडिया अलायंस का देखते हैं, तो इन 14 सीटों पर 14 कैंडिडेट दोनों राष्ट्रीय जो गठबंधन है उस तरफ से देखते हैं, तो कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट कहीं से नहीं है जी। अब आप समझिए कि एक अंसारी समुदाय से हम लोगों ने टिकट दिया है। आमतौर पर सब लोगों ने इस पूरे समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, अंसारी समुदाय को सिर्फ जो है हमेशा वोट बैंक बना करके रखते हैं। आज हम लोगों ने एक नेता बना दिया, उन्हें चुनाव लड़वाने लगे, तो लोगों की आंखों की किरकिरी हो गए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि लीडरशिप क्रिएट करना होगा। ये स्टेट बहुत बड़े लीडरशिप की क्राइसिस से गुजर रहा है और लीडरशिप क्रिएट होगा तो सभी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय से होना चाहिए, तभी तो सोशल बैलेंस बनेगा, तभी तो सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्ड है वो उसका सही मायने में उसका वर्ड जो है वो साकार होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक टिकट दिया है वहां से, वो चुनाव लड़ेंगे और वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे अखलाक अंसारी जी हैं। अखलाक अंसारी जी को बुरा मत मानिएगा संजय जी, जो मैंने अपना जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाया था उस दिन आया भी था वहाँ से, वहाँ के स्थानीय लोग भी नहीं जानते हैं।
नहीं, ये एक हो सकता है कारण। दरअसल होता क्या है कि बहुत साधारण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग हैं, चुनावी राजनीति में उतना मीडिया मैकेनिज्म, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और चूंकि 20 लाख मतदाता हैं तो 20 लाख मतदाताओं तक तुरंत पहुंचा भी नहीं जा सकता है। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचा जा सके। हाँ, हो सकता है कुछ एरिया में उन्हें ना जानते हो, लेकिन वो काफी अच्छा वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हो। चलिए, आगे की रणनीति क्या रहेगी, खुलासा कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की रणनीति यही है कि हम लोग सभी साथी जहां से नॉमिनेशन किए, हम लोग सारे लोग बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे जी। और अभी हमारे कुछ साथी जो जेल गए हैं उनको हम लोग जेल से निकालेंगे। और इस बात को मैं साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण से झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा फिर से संदेश गया है और इस पूरे प्रकरण से पूरे झारखंड की जनता पुनः एकजुट हो गई है। और हमारे साथ जो जनसैलाब अभी 5 लाख की दिखाई दे रही थी, वो जनसैलाब अब 10 लाख 15 लाख का भी जनसैलाब दिखाई दे सकता है आने वाले वक्त में। चलिए संजय जी, बहुत धन्यवाद। फिर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। शुक्रिया सर। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद संजय जी। तो ये संजय मेहता जी थे, ये JBKSS के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं और हजारीबाग से चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्टेप उठाया गया है, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ तौर पर इशारा कर दिया कि किस और से जो है सो इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि जयराम महतो जिस तरह से त्रिकोण बनाए हुए थे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में, और जिस तरह से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में वो अपना एक तरह से कहें कि दोनों ही प्रत्याशी जो INDIA गठबंधन के हैं और NDA गठबंधन के लिए, दोनों ही प्रत्याशी के लिए मुश्किल खड़ी कर दिए थे। क्योंकि अभी तक पूरे झारखंड में जो सीन बन रहे हैं, हालांकि 8 सीटों पर JBKSS के कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक जो है सो आप देखेंगे कि कहीं पर भी त्रिकोणीय स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। त्रिकोणीय स्थिति दिखाई दे रही है एक लोहरदगा सीट पर जहां चमरा लिंडा खड़ा हुए हैं। त्रिकोणीय सीट दिखाई दे रही है साहेबगंज में, अगर वहां से लोबिन हेम्ब्रम चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। लेकिन सीधे सीधे मुकाबला झारखंड में दिख रहा था NDA वर्सेस INDIA। लेकिन गिरिडीह ही एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र था जहां पर साफ तौर पर दिख रहा था कि वहां पर जयराम महतो ने त्रिकोण बना दिया है, चुनावी त्रिकोण बना दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जयराम महतो फरार रहते हैं, इस फरारी का उनको कितना फायदा मिलता है। हालांकि उन्होंने कोर्ट मूव कर दिया, जैसा कि संजय मेहता ने बताया, कोर्ट मूव कर दिया गया है। आगे क्या कोर्ट से उन्हें क्या राहत मिलती है या कुछ होता है या फिर वो सरेंडर करते हैं, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में है। लेकिन साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही है वो चुनाव में डटे हुए हैं। और जो एक मरमरिंग चल रही थी, जो एक सवाल उठ रहे थे कि भाई वो उनका कहीं नामांकन न रद्द हो जाए, ये तभी संभव है जब स्कूटनी में कोई गलती की होगी, वहाँ क्या शपथ पत्र दायर करने में कोई गलती की होंगी, वो तभी उनके नामांकन पत्र जो है सो स्कूटनी के दौरान जो है रद्द हो सकते हैं, अन्यथा रद्द नहीं हो सकते। बहरहाल हम आगे और भी अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है रात में, इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि बिना नोटिस के जाकर किस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं। यानी पुलिसिया कार्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जयराम की फरारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ओर से कुछ कमी रह जा रही हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।